गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। एक बात, सभी स्टूडेंट कनेक्ट हो जाइए। जीएस की ये क्लास है। इससे पहले अभी आपकी रीजनिंग की क्लास हो चुकी है, मैथमेटिक्स की क्लास हो चुकी है, अभी ये जीएस की क्लास है। टारगेट है एसएससी 2023। चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएस सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, ये सभी एग्जाम में आपका आना है। ठीक है, तो एक बार कनेक्ट हो जाइए। आज हम ये पहली क्लास है, तो जीएस में कौन कौन सी चीजें हम आने वाले समय में कवर करेंगे वो एक बार देख लीजिए आप। जीएस कई सारे टॉपिक इसमें पढ़ने हैं, जैसे कि पहला पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, राज्य व्यवस्था और संविधान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री, और फिर आपका इकोनॉमिक्स, फिर आपका जियोग्राफी, और इसी में आपका साइंस और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स सभी की क्लासेस बारी बारी से मिलेंगी आपको। ठीक है, सभी की क्लासेस बारी बारी से आपको मिलेंगी। क्लियर है? सभी की क्लासेस आपको बारी बारी से यहां देखने को मिलेंगी। आपके अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, लाइव क्लास है। ठीक है, तो अभी समझते हैं पॉलिटी। पॉलिटी जिसे हिंदी में राज व्यवस्था कहते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। राज व्यवस्था यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम से रूल किया जाता है, शासन किया जाता है। ठीक है, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि जी पॉलिटी की शुरुआत कहां से हुई, स्टार्टिंग, इस पॉलिटी की शुरुआत कहां से हुई। तो आई थिंक आपने सुना होगा एक नाम। वो नाम क्या है? वो नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। अरस्तु का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, बेसिकली इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पूछा गया है। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इनको कहा गया है, यानी कि राजनीति विज्ञान का जनक। राजनीति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, क्लास भी सही है। राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु का नाम आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि यहीं से हम डिस्कस करेंगे। यहीं से हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। अब अरस्तु किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं पॉलिटी से, क्योंकि पॉलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं और वहां पे अरस्तु भी डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या कोई रिलेशनशिप है? तो ध्यान दीजिए। अरस्तु ने एक फेमस किताब लिखी थी, अरस्तु की एक फेमस बुक थी। अरस्तु की एक फेमस बुक थी, इस बुक का नाम था जी द पॉलिटिक्स। अरस्तु की एक किताब है
जिसका नाम है द पॉलिटिक्स। ये किताब का नाम है। अरस्तु एंशियंट ग्रीस से बिलोंग करते हैं, यूनान, प्राचीन यूनान से संबंध रखते हैं ये, और राजनीतिक विज्ञान में इनका अहम योगदान है। और इन्हें पाश्चात्य राजनीतिक विचारक भी कहते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर भी कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस से लेकर इन्होंने अलग अलग कई थ्योरीज दी हैं। ठीक है, तो कहां तक पहुंचे हम, पॉलिटी की शुरुआत कैसे हुई वो डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके बीच में हमने अरस्तु के बारे में डिस्कस किया है। अरस्तु की एक किताब है जो इन्होंने लिखी, द पॉलिटिक्स नाम की। अब ये किताब यूनिक है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इस किताब को लिखने से पहले अरस्तु ने 158 जो सिटी स्टेट हुआ करते थे, 158 सिटी स्टेट, यानी कि सिटी स्टेट आपके लिए नाम नया होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, जिस प्रकार आज के टाइम पर ये देश होते हैं, जिस प्रकार आज के समय ये देश होते हैं, कंट्रीज होती हैं, पहले पहले ये देश कंट्रीज नहीं हुआ करते थे। पहले छोटे छोटे क्षेत्र में लोग रहा करते थे। उन क्षेत्र को क्या कहते थे, सिटी स्टेट कहते थे। हिंदी में क्या कहेंगे सिटी स्टेट को, नगर राज्य, नगर राज्य। ठीक है, तो कैसे हुआ करते थे एक बार ड्रॉ करके बताता हूं मैं आपको। जैसे इतना एरिया है, ये इतना एरिया है, ये एक सिटी स्टेट हो गया। अब ये जो सिटी स्टेट वर्ड है ना, इसकी उत्पत्ति एक ग्रीक भाषा का शब्द है पोलिस। पुलिस शब्द है, पुलिस शब्द से उत्पत्ति हुई है इस सिटी स्टेट की। ठीक है, पुलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट। तो सिटी स्टेट मतलब जो छोटे छोटे एरिया जहां पर लोग रहा करते थे, एकदम छोटे छोटे एरिया। आज तो हम बड़े बड़े देश में रहते हैं, है ना, लेकिन तब सिटी स्टेट हुआ करते थे। अभी देश का कॉन्सेप्ट है, कंट्री का कॉन्सेप्ट है, नेशन का कॉन्सेप्ट है। इवन अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, आजकल नेशन का कॉन्सेप्ट भी नहीं रहा। अब हम नेशन से भी आगे बढ़ गए हैं, दैट मींस सुप्रानेशन। सुप्रानेशन का मतलब होता है जहां कई देश मिलकर एक ग्रुप बना लें, ऐसे देश जिनका इंटरेस्ट कॉमन है। ठीक है, तो वो सुप्रानेशन की कैटेगरी आजकल चल रही है। जैसे यूरोपियन यूनियन का नाम आपने सुना होगा, यूरोपियन संघ, तो इसमें कई सारे देश आते हैं। तो यूरोपियन यूनियन किसका एग्जाम्पल हो गया, सुप्रानेशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो द पॉलिटिक्स लिखने से पहले ऐसे ही 158 158 सिटी स्टेट के जो कॉन्स्टिट्यूशन चलते थे, संविधान चलते थे, छोटे छोटे संविधान, उनको पहले स्टडी किया। अरस्तु ने उनका पहले अध्ययन किया और उन 158 देशों के संविधानों में जो अच्छी अच्छी बातें उनको दिखी, उनको उन्होंने निकाल लिया और फिर उन सारी चीजों को अपनी इस बुक में शामिल कर दिया। ठीक है, द पॉलिटिक्स। तो द पॉलिटिक्स जो किताब है, इसी से पॉलिटी की शुरुआत मानी जाती है। द पॉलिटिक्स जो किताब है, इसी से पॉलिटिक्स की शुरुआत मानी जाती है। यानी कि गवर्नेंस कैसे चलाना है, रूल कैसे करना है, देश कैसे चलाना है, ठीक है, लोगों के लिए काम कैसे करना है, ये सारी बातों का डिस्कशन इसमें मिलता है। तो आपसे पूछा जाए कि पॉलिटी ये जो शब्द है इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो अरस्तु की एक फेमस बुक है जिसका नाम है द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स किताब से ही पॉलिटी की शुरुआत मानी जाती है। द पॉलिटिक्स किताब से ही पॉलिटी की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, अब पॉलिटी में जो मोस्टली चीजें हम पढ़ते हैं वो किसके बारे में पढ़ते हैं बताइए, तो वो हम पढ़ते हैं बेटा गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट यानी कि सरकार, सरकार के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि पॉलिटी क्या है, देश कैसे चलाना है, राज्य कैसे चलाना है। अब देश या राज्य चलाता कौन है, तो वो सरकार चलाती है। तो सरकार के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है यहां पर, यहां पे एक क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट को चलाने वाला कोई एक सिंगल पर्सन होता है या बहुत सारे लोग होते हैं।
गवर्नमेंट को चलाने वाला कोई सिंगल पर्सन होता है या बहुत सारे लोग होते हैं? तो जवाब यही होगा कि गवर्नमेंट को चलाने में या गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, जो पूरे देश की शासन व्यवस्था चलाते हैं, वो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का सारा काम नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। गवर्नमेंट क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का समूह। क्या है? लोगों का समूह। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो मिलकर शासन व्यवस्था चलाते हैं किसी भी देश की, किसी भी राज्य की। ठीक है, इतना क्लियर है? अब वो लोग होते कौन है? तो बेटा इसी बिहाफ पर गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस बताई गई हैं। इसी बिहाफ पर गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस बताई गई हैं। पहली ब्रांच को हम कहते हैं लेजिस्लेचर। पहली ब्रांच को हम कहते हैं लेजिस्लेचर। सभी के बारे में अच्छे से समझेंगे, बस आप कनेक्ट रहिए। लेजिस्लेचर। और दूसरी जो ब्रांच है उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव। दूसरी ब्रांच है एग्जीक्यूटिव। और तीसरी जो ब्रांच है वो है आपका जुडिशरी। जुडिशरी। ये 3 ब्रांचेस हैं। इनको क्या कहा गया है अगर बात करें तो ये है ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की शाखाएं। किन किन से मिलकर पूरी सरकार बनी होती है? तो वो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तीनों का अपना अपना सेपरेट काम होता है और वो अपना काम ही करते हैं, एक दूसरे के बीच में दखल पैदा नहीं करते। तो लेजिस्लेचर को हिंदी में कहेंगे विधायिका। लेजिस्लेचर को हिंदी में कहेंगे विधायिका। और एग्जीक्यूटिव को हिंदी में कहेंगे कार्यपालिका। इनका काम भी समझेंगे अभी, कार्यपालिका। और जुडिशरी को हिंदी में कहेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका। ठीक है, एक एक लाइन में इनका काम समझते हैं याद रखने के लिए। तो लेजिस्लेचर का काम होता है टू मेक लॉ। टू मेक लॉज, यानी कि कानून बनाना। कानून बनाने का काम विधायिका करती है। याद रखेंगे, कानून बनाने का काम विधायिका करती है। यानी कि अगर हम इंडिया के कंटेस्ट में बात करें तो इंडिया के लिए कानून कौन बनाएगा? विधायिका बनाएगी। कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर बनाएगी, है ना। अब लेजिस्लेचर क्या है इंडिया में? कौन बनाता है कानून? तो लेजिस्लेचर का एग्जाम्पल है पार्लियामेंट, संसद। संसद कानून बनाती है। तो संसद क्या है? लेजिस्लेचर है इंडिया का, जो इंडिया के लिए कानून बनाने का काम करती है। एग्जीक्यूटिव को समझेंगे ठीक ऐसे ही। तो जो कानून, जो लॉ लेजिस्लेचर ने बना दिया है, उस कानून को इंप्लीमेंट करने का काम, इंप्लीमेंट करने का काम कार्यपालिका का है, यानी कि लागू करने का काम कार्यपालिका का है। ठीक है, आगे हम ये भी समझेंगे कि लेजिस्लेचर में कौन कौन से सदस्य आते हैं जो कानून बनाने का काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से सदस्य आते हैं जो कानून को लागू करने का काम करते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल ये समझिए लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाने का देश के लिए, और एग्जीक्यूटिव का काम है जो कानून विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर ने बनाया है उसको लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है। ठीक है, अब जुडिशरी क्या काम करती है? तो जुडिशरी बेटा चेक करती है कि जो कानून बना है वो सही है, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार सही बना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने अपने फायदे के लिए वो कानून बना दिया है और जनता का उसमें नुकसान हो रहा है। अभी
2 साल पहले की बात है, दिल्ली के बॉर्डर को हरियाणा पंजाब के किसानों ने घेर लिया था, याद होगा आपको। क्यों घेरा था? क्योंकि भारत सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए थे, 3 फार्मर्स लॉ बनाए थे। अब सरकार किसानों को समझाना चाह रही थी कि ये जो कानून है उनसे किसानों को फायदा होगा, जबकि किसानों के जो नेता थे वो ये बोल रहे थे कि नहीं, किसानों को इन कानून से लॉस होगा। तो उसके पीछे, कानून वापस लेने के पीछे किसानों ने धरना प्रदर्शन किया कि सरकार इन कानून को वापस ले ले, क्योंकि कानून वो पार्लियामेंट ने बना दिए थे, अब लागू करने की बारी थी। तो लागू करने से पहले ही किसानों ने धरना प्रदर्शन कर दिया और फिर मोदी जी को सामने आना पड़ा हाथ जोड़ के। 8 बजे नहीं आए, वो नॉर्मल दिन में आए और बोले कि शायद शायद मैं इन कृषि कानूनों का फायदा किसानों को समझाने में असमर्थ रहा, इसलिए अगर किसान चाहते हैं, अगर किसान समझते हैं कि इन कानून से उनका लॉस है, तो मैं इन कानून को अभी से वापस लेता हूं और आने वाले संसद के सत्र में इनको लीगली वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ठीक है? तो भाइयों बहनों वाला जो ट्रैप है वो वहां पे नहीं चला मोदी जी का, तो कानून वापस लेना पड़ा। समझ गए? तो कानून बनाया किसने? विधायिका ने। लागू किसने किया? कार्यपालिका ने। कानून सही है या गलत चेक करने का काम न्यायपालिका का है। इसके साथ ही जुडिशरी को भारतीय संविधान का संरक्षक भी बताया जाता है, क्योंकि संविधान की रक्षा करती है। कोई भी ऐसा कानून अगर सरकार बनाती है जो संविधान का वायलेशन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाता है, तो वो उसको रिपील करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। ठीक है? तो जुडिशरी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कहा जाता है, संरक्षक कहा जाता है। जुडिशरी कानून को चेक भी करती है कि सही है या गलत, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके साथ साथ जुडिशरी लोगों को न्याय प्रदान करने का काम भी करती है, जस्टिस प्रोवाइड करने का काम भी करती है। अगर दो पक्षों में विवाद हो जाता है तो आप कहां जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। फिर जिस पक्ष की गलती है उसको सजा मिलेगी और जिस पक्ष की गलती नहीं है वो फ्री कर दिया जाएगा। तो ये काम भी, जस्टिस प्रोवाइड करने का काम भी जुडिशरी करती है, न्यायपालिका करती है। इतना क्लियर है? न्यायपालिका को आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। जुडिशरी में कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट आता है सबसे टॉप पर, सर्वोच्च न्यायालय। उसके नीचे हाई कोर्ट्स आते हैं, 25 है इंडिया में, पूरे भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, और हाई कोर्ट्स के अंडर में नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय। फिर छोटे छोटे लोअर कोर्ट्स भी होते हैं जिन्हें हम एक ही कैटेगरी में काउंट करते हैं, दैट मीन्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हिंदी में कहेंगे अधीनस्थ न्यायालय। तो ये हम डिस्कस करेंगे आगे, परेशान नहीं होना है आपको। अभी मैंने बता दिया है आपको जुडिशरी में कौन कौन सी चीजें आती हैं। इतनी चीजें क्लियर हैं? आगे चला जाए। अब 3 ब्रांचेस के बारे में हमने डिस्कस किया कि लेजिस्लेचर एक ब्रांच होती है सरकार की, और दूसरी ब्रांच एग्जीक्यूटिव होती है, तीसरी ब्रांच होती है जुडिशरी। अब आप देख रहे हैं तीनों का काम यहां अलग अलग है। लेजिस्लेचर का काम सिर्फ कानून बनाने का है, एग्जीक्यूटिव का काम उस कानून को लागू करने का है, जुडिशरी का काम सेपरेट है। ठीक है? तीनों का काम सेपरेट है। तो यहां हम कहेंगे सेपरेशन ऑफ पावर। ये कॉन्सेप्ट कौन सा दिख रहा है आपको? सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियां अलग अलग बटी हुई हैं तीनों के पास। विधायिका के पास अलग शक्ति है, कार्यपालिका के पास अलग शक्ति है, न्यायपालिका के पास अलग शक्ति है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है कि तीनों के पास अलग अलग पावर है, इस कॉन्सेप्ट को हम किस नाम से जानते हैं? इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का पृथक्करण।
पहली बार ये कॉन्सेप्ट मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। पहली बार ये कॉन्सेप्ट मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। ठीक है, इनका संबंध राजनीतिक विज्ञान से है, पॉलिटिकल साइंस से है, आपको याद रखना है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। अच्छा, सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों है, क्यों लोगों के पास शक्तियां बटी हुई हैं? ऐसा भी तो हो सकता था कि कोई एक ही बॉडी होती जो वही कानून बनाती, वही उस कानून को लागू करती और वही न्याय देने का काम करती, पर नहीं, तीनों में शक्तियां बटी हुई हैं। इसका मतलब है चेक्स एंड बैलेंस बना रहे, चेक्स एंड बैलेंस बना रहे, यानी कि कोई भी एक बॉडी अपनी मनमानी न कर पाए, तो इसलिए बाकी की जो दो ब्रांचेस हैं वो तीसरी पर नजर रखेंगी, इसलिए फेयर तरीके से काम हो पाए। ठीक है, तो चेक्स एंड बैलेंस के लिए तीनों में पावर बटी हुई है, एक के काम पर बाकी के दो नजर रखते हैं। ये ध्यान रखना, अगर विधायिका काम कर रही है, गलत काम करती है, तो नजर रखने के लिए एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है। अगर एग्जीक्यूटिव गलत काम करती है तो उस पर नजर रखने के लिए विधायिका और न्यायपालिका है। अगर जुडिशरी गलत काम करती है तो उस पर नजर रखने के लिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब इनको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, अभी हमने क्या डिस्कस किया? ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की शाखाएं, किन किन से मिलकर सरकार बनी होती है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के स्तर, सरकार कितने स्तर पर काम करती है, सरकार कितने स्तर पर काम करती है, इंडिया के कंटेस्ट में ही बात करेंगे। तो ध्यान रखना, सबसे टॉप पर होती है यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहिए। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट, इसको हिंदी में कहेंगे केंद्र सरकार। ये पहला लेवल हो गया, पहला स्तर हो गया सरकार का, जो टॉप लेवल है, जो सेंट्रल लेवल पे सरकार काम करती है, प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। तो ये सरकार का पहला लेवल हो गया। ठीक है, और इसके बाद जो सेकंड लेवल आता है वो है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, राज्य सरकार, ये दूसरा लेवल है सरकार का। पहला लेवल हो गया ये और दूसरा लेवल हो गया ये। इसके बाद तीसरे लेवल पर भी सरकार काम करती है, वो तीसरा लेवल जिसे हम कहेंगे लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, हिंदी में इसको कहेंगे स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार, जो लोकल लेवल पे काम करती है। अब समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं, यूनियन गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मंत्री बनते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो भी आते हैं, जिसे सीओएम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो गए। और पार्लियामेंट, पार्लियामेंट संसद, ये यूनियन लेवल पे आते हैं लोग जो काम करते हैं कानून बनाने का, लागू करने का। ठीक वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में कौन लोग आते हैं? स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर आ जाएगा आपका, राज्यपाल जिसे कहेंगे, और सीएम आ जाएगा, मुख्यमंत्री, और सीएम के साथ जो मंत्री बनते हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, और कानून बनाने वाली जो संस्था है वो स्टेट लेजिस्लेचर आ जाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि जिसे आप
विधानसभा कहते हैं, विधानसभा। 6 राज्य ऐसे भी हैं जहां विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी काम करती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। लोकल लेवल गवर्नमेंट में क्या आता है? लोकल लेवल गवर्नमेंट में आ जाता है बेटा, ये गवर्नमेंट होती है एक रूरल एरिया में यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में, एक अर्बन एरिया में यानी कि शहरी क्षेत्र में। तो ग्रामीण क्षेत्र में आप प्रधान को वोट देकर चुनते हैं, अर्बन क्षेत्र में आप पार्षद को वोट देकर चुनते हैं, फिर ये काम करते हैं। तो ये लोकल गवर्नमेंट में आते हैं, और यूनियन गवर्नमेंट में ये लोग, स्टेट गवर्नमेंट में ये लोग, और लोकल गवर्नमेंट में प्रधान, सरपंच, पार्षद ये लोग आते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप जो है चैनल को से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्लास डेली होने वाली है। डेली 10 बजे से एसएससी की क्लास चलती है, जो कि सभी एग्जाम, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।